हेलो एवरीवन, आज आप सभी का स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, 2022 का 2021 का हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो पॉलिटी और गवर्नेंस का था वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज 2020 वाला देखेंगे। ठीक है, 2020 में 15 क्वेश्चन टोटल आए हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हर साल देखिएगा वेटेज जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। यही यही एक सब्जेक्ट है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करके आप पास कर पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये चाहिए। सारा का सारा टॉपिक जो होता है, क्वेश्चन जो आता है वो स्टैटिक से ही आता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत कम, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। पकड़ लीजिए 15 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 13 क्वेश्चन जो होता है सॉल्व करने लायक रहता है। अच्छे से अगर पढ़े हैं अपने लक्ष्मीकांत सिर्फ अच्छे से पढ़े रहिएगा तो 15 में से 13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 20 आएगा तो उसमें 17 क्वेश्चन इजीली आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करके बताइएगा। उसकी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका वीडियो में पर्सनली आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बनाकर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इज वन इन विच। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, पूछा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में ज़्यादातर रहता है ना, यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब 4 स्टेटमेंट सबका सब सही होता है, उसमें से सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा है, आंसर कौन सा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम ही पूछता है कि सिर्फ करेक्ट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, चारों स्टेटमेंट देखिए सही लग रहा है। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव बाई इट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव बाई इट। कैसे रिमूव होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। ठीक है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नमेंट किस में फॉर्मेशन होता है, लोकसभा में फॉर्म होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन लोकसभा में होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में होता है, उसी के जरिए गवर्नमेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिमिटेड पावर सप्लाई करता है। ठीक है, लिमिटेड पावर देता है कि पावर के अंदर में रह कर ही सब कुछ करना है, पावर के एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। इसलिए कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। स्टेट देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो वहाँ पे देखिएगा स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगाकर स्टेट की मशीनरी को खत्म कर देगा। यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये गवर्नमेंट देखिए पार्लियामेंट के जरिए बन रहा है, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। देखिए, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव बाई इट। कैसे रिमूव होता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वही लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होते हैं, स्पीकर होता है और राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद करके देखिए। नेक्स्ट ये एक्सप्लेनेशन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है इतना बड़ा में, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने जाऊंगे तो मेरे बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको समझा दिया। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो 2022 वाला जाकर वीडियो देखिएगा, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, वेलफेयर स्टेट किसमें था, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहाँ पड़ता है, पार्ट 4। पार्ट 4 कौन सा है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में मेंशन है वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट में मेंशन है। ठीक है, यहीं पे फर्स्ट में डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद करके गया, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका यही पूरा हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर इसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट को नहीं बोल सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट इम्पोज करने के लिए जब बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, अगर कोई वायलेट करता है आपको तो सुप्रीम कोर्ट जा पाइएगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट में जाइएगा 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, 32 के अकॉर्डिंग
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक रिट इशू करता है, रिट का मतलब ऑर्डर इशू करता है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। शेड्यूल जो है वो याद करके रखिएगा, क्योंकि हर साल देखिएगा शेड्यूल से क्वेश्चन आता है। शेड्यूल में भी वेलफेयर स्टेट, शेड्यूल में प्रियम्बल में भी वेलफेयर स्टेट मेंशन नहीं है। प्रियम्बल में वेलफेयर से रिलेटेड टॉपिक मेंशन है, ठीक है। जैसे इक्वालिटी हो गया, लाइबिलिटी, थॉट एक्सप्रेसिवली, ये सब वेलफेयर के लिए ही दिया गया है प्रियम्बल में। फंडामेंटल राइट में भी देखिएगा इक्वालिटी है, ठीक है। शेड्यूल में भी मेंशन है, लेकिन यहाँ पे विच पार्ट, यहाँ पे पूछा ना पार्ट, तो पार्ट दो ही इसमें मेंशन है, ठीक है। एक पार्ट, दो पार्ट, ठीक है। पार्ट 3, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4, ठीक है। तो ऐसे करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि देखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो पढ़ा है वही 36 से 51 तक नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं भी डिफाइन किया है क्या बेसिक स्ट्रक्चर? नहीं। कहाँ मेंशन है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर देखिए वो प्रिंसिपल है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो है अमेंड करके चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अमेंड करके चेंज नहीं कर पाएगा, वो कोर प्रिंसिपल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर पाएगा। ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। इसको केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा डिफाइन नहीं किया कि ये है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को लिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर, ठीक है। याद करके रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिफाइन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल लिविंग, ठीक है। जुडिशियल लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है? नहीं, ठीक है। टू सेफ गार्ड द सिटीजन लाइबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन द विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आंसर हो गया डी, ठीक है। देखिए देयर इज नो मेंशन इन द बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने कहा था वही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही जो बेंच था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लार्जेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, जो यही था, जिसमें 13 जज बैठे थे, ठीक है। 13 जज बैठे थे, 7 का था बेसिक स्ट्रक्चर, 6 अगेंस्ट में थे, ठीक है। फेवर में थे 7 और 6 अगेंस्ट में थे, याद करके रखिए। और ये जुडिशियल रिव्यू भी कहीं भी मेंशन नहीं है, याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। In the context of India, which one of the following is the characteristic of appropriate for the bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। यहीं देखिए लास्ट स्टेटमेंट, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का काम ही है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ये सबसे बढ़िया तो आपका काम क्या रहेगा? पॉलिसी जो मिनिस्ट्री बनाएगी उस पॉलिसी को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे इतना वही लिखा हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। याद रखिएगा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और जो मिनिस्टर होते हैं, एमएलए होते हैं, ये सब वगैरह जो होते हैं वो टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब पार्ट टाइम 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये सब पोस्ट में जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इंडिया इज, देखिए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, लेकिन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। लीगल इफेक्ट कुछ, देखिए इस प्रीएम्बल तो मतलब इंडिपेंडेंट होकर नहीं लीगल इफेक्ट कर सकता, लेकिन दूसरों के साथ जोड़कर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट में प्रीएम्बल में देखिएगा इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, वो फंडामेंटल राइट में भी इक्वालिटी मेंटेन है। जब सबको आंसर देखा पहले सब कौन सा स्टेटमेंट उसमें से जो अच्छा रहेगा वही देखेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, देखिए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
हैज द सेम लीगल इफेक्ट एंड न्यू अदर पार्ट। ठीक है, ये भी लग रहा है ठीक। देखिए, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंटली, नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर पार्ट। ठीक है, अदर पार्ट के साथ इसका लीगल इफेक्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंटली इसका लीगल इफेक्ट कोई भी नहीं है। जैसे देखिए आर्टिकल 14 पकड़ लीजिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, वो प्रीएम्बल में भी मेंशन है इक्वलिटी। ठीक है, जैसे हो गया देखिए अनटचेबिलिटी वगैरह हो गया, रिजर्वेशन वगैरह हो गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 19। ठीक है, लाइबर्टी मेंशन है प्रीएम्बल में, आर्टिकल 19 भी लाइबर्टी की बात करता है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। स्टेटमेंट ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होगा जानते हैं? आप बेसिक पूरा अच्छे से पढ़े रहिएगा तभी ये सॉल्व हो जाएगा। होगा ऐसे मतलब प्रीएम्बल अपलोड करिएगा पूरा प्रीएम्बल, लेकिन याद करके रखिएगा प्रीएम्बल बहुत जरूरी है। ठीक है, हर 1 साल 2 साल बाद देखिएगा प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है, प्रीएम्बल से, डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। देखिए पार्ट 4 डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी पहले ही मैंने बताया। देखिए फर्स्ट स्टूडेंट क्या कहता है? इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। डीपीएसपी कहीं इन्फोर्सेबल है नहीं है। पार्ट 3 इन्फोर्सेबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, दे शैल नॉट बी नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। ये स्टेटमेंट सही है। ये दो स्टेटमेंट सही कैसे हो सकता है? देखिए एक गलत है एक सही है, ये दो स्टेटमेंट तो होगा नहीं। दे आर प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस बाय मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लॉ बनाने के लिए ही काम आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3। ठीक है, एक पहला वाला तो गलत है, ये काट दीजिए, 2 और 3, तो इसमें से 3 वाला सही है, डी भी यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पर से बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया है, 36 से 51 तक मेंशन है, नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। देखिए ये केस याद करिएगा, मिनर्वा मिल केस। ठीक है, मिनर्वा मिल केस में हार्मोनियस एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में। ठीक है, बैलेंस रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है। पार्ट 4 में मेंशन है, याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, टोटल 35 तक क्वेश्चन है। ठीक है, 21 से 35 तक। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, यहाँ पे याद करके रखिएगा। ठीक है, एलिजिबल टू वोट कैन मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months इवन इफ he or she is not a member of the legislature of the state। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है एलिजिबल टू वोट। मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल टू वोट कितना साल में होता है? 18 साल। ठीक है, याद करेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21 साल से 18 साल तक एज जो ट्रांसफर हुआ है 21 साल से 18 साल तक कर दिया गया। किसके जरिए? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। मेरे दिमाग में था, मैंने बता दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बार क्वेश्चन आया था। एलिजिबल टू वोट कितना है? 18 साल। मिनिस्टर बनने के लिए कितना साल लगता है? लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। तो यहाँ पे कैसे हो गया? ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द आरपीए 1951 द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर। यहाँ पे 5 ईयर लिखा हुआ है, याद करके रखिए, कीवर्ड बहुत जरूरी है। 5 ईयर नहीं होगा, 2 ईयर होगा। ठीक है, 2 साल कन्विक्शन। ठीक है, 2 साल जो जेल का टर्म है, जेल वाला टर्म, और 6 ईयर। ठीक है, टोटल कितना हुआ? टोटल 8 साल के लिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परमानेंटली, दोनों जगह गलत है। 5 ईयर लिखा है यहाँ भी गलत, जहाँ परमानेंट लिखा हुआ है यहाँ भी गलत। ठीक है, 2 साल जेल होगा, 2 साल से ज्यादा जेल टर्म होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और उसके बाद भी 6 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। ठीक है, जेल टर्म के बाद 6 साल, टोटल कितना हो गया? 8 साल, 8 साल। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है भाई। देखिए मिनिस्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। ठीक है, ओथ लेना चाहिए 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग।
ठीक है। इसके बाद देखिए लोकसभा के लिए 25 साल, लोकसभा और असेंबली दोनों, ठीक है। 25 साल, 30 साल किसके, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। मस्ट बी प्रोसेस ऑन द क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे इतना लंबा यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6 ईयर, ठीक है। फर्दर पीरियड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्दर पीरियड, 2 साल का जो जेल टर्म है वो वाला, और 6 ईयर 2 साल, टोटल मिलाकर 8 साल हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच ए प्लेस एज ही और सी थिंक फिट, ठीक है। समन कौन करता है, समन मतलब होता है कि सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे 3 सेशन होते हैं ना, 3 सेशन होते हैं, तीनों सेशन में से कोई भी सेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, ठीक है, प्रोवाइड नहीं किया गया, वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब बहुत अरसों से पार्लियामेंट में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समन मतलब स्टार्ट करना, सेशन को स्टार्ट कौन करता है, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट करते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द 3 सेशन, ठीक है। ये वाला जो मैंने थोड़ा देर पहले कहा वही देखिए स्टेटमेंट में 3 सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इन ए ईयर, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और नो मैंडेटरी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पहला बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डे दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन द ईयर, ठीक है। ऐसा कोई भी डे मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा वाला गलत है। देखिए समन लिखा हुआ है, समन एंड प्रोरोग, समन का मतलब होता है सेशन का स्टार्ट करना, प्रोरोग का मतलब होता है सेशन एंड करना, ठीक है। याद करके समन मतलब स्टार्ट करना, प्रोरोग मतलब एंड करना, सेशन, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मतलब होता है सीटिंग, सीटिंग का मतलब होता है देखिए आज जैसे स्कूल गए ना, स्कूल में जो क्लास रूम बैठता है एक दिन के लिए उसको बोला जाता है सीटिंग, ठीक है। एक दिन का जो क्लास हुआ उसको बोला जाता है एक दिन का सीटिंग। तो पार्लियामेंट वैसे ही जिस दिन बैठा है उसको बोला जाता है सीटिंग, ठीक है। उसको बोला जाता है एडजॉर्नमेंट, ठीक है। और प्रोरोग बोला जाता है पूरा सेशन, 3 महीना का जो सेशन होता है उसको बोला जाता है सेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सेशन, 3 सेशन में से 2 सेशन के बीच का गैप जो होना चाहिए वो 6 मंथ होना चाहिए, याद करके रखिएगा 6 मंथ होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 6 मंथ होना चाहिए 2 सेशन के बीच में गैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है मैं बोलूँगा, ठीक है। आधार मीटर डाटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर द मोर देन 3 मंथ, ठीक है। ये स्टेटमेंट 3 मंथ, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 6 मंथ होगा, ठीक है। स्टेट देखिए स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऐसा सही है नहीं। ये दो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से देखिए क्वेश्चन निकल गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। और एक में देखिए पहला वाला भी गलत है, तो ये भी काट दीजिए, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बहुत हार्ड क्वेश्चन मैं बोलूँगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए राज्यसभा इज द इक्वल पावर विद द लोकसभा, आपको सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करके रखना है, याद करके रखिएगा। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको इजी क्वेश्चन से सॉल्व कीजिएगा। इजी कितना आता है, 35 से 40 क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन इजी रहता है, 30 से 35 क्वेश्चन लगभग मॉडरेट का रहता है, ठीक है। और टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहते हैं ना, 40 क्वेश्चन इजी, 30 क्वेश्चन हार्ड, 30 क्वेश्चन मॉडरेट, ठीक है। तो सिर्फ आप मॉडरेट और इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको 75 रहेगा, उसमें से आप 10 गलत भी कर दीजिएगा तो 60 आपका सही होगा, ठीक है। 60 सही होगा मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो जाइएगा। 50 सही कर दीजिएगा तो आपका 100 मार्क्स आ जाएगा। 100 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है अभी जो फिलहाल चल रहा है, ठीक है। अभी 4-5 साल से देखिएगा 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, राज्यसभा द इक्वल पावर ऑफ लोकसभा। पहला स्टेटमेंट देखिए, मैटर क्रिएटिंग ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएटिंग कौन सा आर्टिकल में है जरूर बताइएगा, ठीक है। आर्टिकल 102, ठीक है। किसके पास पावर है, राज्यसभा का पावर। कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। नहीं ये तो अमेंडमेंट के लिए जरूरत होता है, सॉरी।
टू टर्म मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, राज्यसभा में टू टर्म मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, याद करके रखिएगा। ऑल इंडिया क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सिर्फ राज्यसभा के ये पास ये पावर है। देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करने के लिए दोनों हाउस की बराबर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए अमेंडमेंट के लिए देखिए इक्वल पावर यहाँ पे पूछा है, ये स्टेटमेंट सही होगा। दोनों हाउस में जो है याद करके रखिएगा। देखिए, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसमें फॉर्मेशन होता है? लोकसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा में। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसमें लगता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है, तो इक्वल पावर कैसे हो सकता है? राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। मेकिंग कट मोशन, जितने भी कट मोशन वगैरह बिल वगैरह वो सब लोकसभा में पास होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, देखिए टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंजॉय इक्वल पावर ऑफ द एंड स्टेटस इन ऑल शेयर एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फाइनेंशियल मैटर एंड, देखिए फाइनेंशियल मैटर में जो भी होगा, ठीक है, एंड रिगार्ड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, विच आर एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ लोकसभा। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल मैटर में जैसे मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल 1 हो गया, ये सब पावर किसके पास है? सिर्फ लोकसभा के पास है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी मामला होगा वो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो सब लोकसभा में होगा। ठीक है, राज्यसभा है द इक्वल पावर ऑफ लोकसभा इन द इंपॉर्टेंट मैटर लाइक द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जज, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिमूवल ऑफ जज, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सीएजी, इन सबको रिमूवल करने के लिए इक्वल पावर रहता है। याद करके रखिएगा, फाइनेंशियल मैटर और रिस्पॉन्सिबल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो मैटर आएगा वो सिर्फ लोकसभा के पास। ये दो बार याद करके रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट, कौन सा कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन ऑफ राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पहले तो बताइए अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? ठीक है, अनटचेबिलिटी से और बार क्वेश्चन आया, देखिए ये क्वेश्चन आया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगा, 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें मिल जाएगा। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 70 में। याद करके गए, यही एक राइट है जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट राइट जो है वही एक राइट है, ये ओनली राइट दैट आर एब्सोल्यूट, ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट है। इसके सिवा कोई भी जितने भी फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, उनमें से सिर्फ यही एक राइट है जो एब्सोल्यूट है, बाकी सब में रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहाँ मेंशन है? 23, 24। ठीक है, राइट टू फ्रीडम कहाँ मेंशन है? 19 से 22। ठीक है, अनटचेबिलिटी कहाँ मेंशन है? 17 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहाँ मेंशन है? 32 में। राइट टू इक्वलिटी कहाँ मेंशन है? देखा है 18। 18 में क्या है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। ठीक है, टाइटल याद करके देखिए, इससे पहले वाला लेक्चर में 21 वाला क्वेश्चन में देखिएगा टाइटल से क्वेश्चन आया था, यहाँ अनटचेबिलिटी से क्वेश्चन आया। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी सही हो गई। चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक इंक्लूड इक्वलिटी भी बोल रहा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ग्राउंड ऑफ रिलीजियस कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, इक्वलिटी सिर्फ दिया है, ये सर्चेबिलिटी 17 में, टाइटल 18 में, अपॉर्चुनिटी 60 में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन 50 में। ठीक है, देखिए इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इनजॉइन बाय द, कहाँ मेंशन है? पहले तो बताइए कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 15 में मेंशन है। 15 कितने में? 36 से 51। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। कहाँ मेंशन है? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तो बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है, देखिए आर्टिकल 40 यहाँ लिखा हुआ है।
याद करके रहिएगा 51 मैं बता दे रहा हूँ। फिर 51 में भी आ सकता है कभी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है 51 में, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 50 याद करके गया, नॉट इन्फोर्सेबल है। 7 शेड्यूल में क्या मेंशन है, तीनों स्टेटमेंट में डिस्कस कर दीजिए ये एक मिनट, देखिए 7 शेड्यूल में क्या मेंशन है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। 3 लिस्ट मेंशन है, 3 लिस्ट कौन कौन सा है, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट, ठीक है। स्टेट जिसमें लॉ बना सकता है, ठीक है, सेंटर जिसमें लॉ बना सकता है, ठीक है, स्टेट जिसमें लॉ बना सकता है, सेंटर जिसमें लॉ बना सकता है, और कंकरेंट मतलब स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एडुकेशन वगैरह हो गया, मैरिज वगैरह हो गया, वो कंकरेंट लिस्ट में, सेंटर में एटॉमिक एनर्जी वगैरह जो हो गया वो सेंटर की लिस्ट में आ जाता है। फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, प्रिजनर हो गया, वो सिर्फ क्या है स्टेट लिस्ट। लिस्ट आप याद करके रहिए, लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिए प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में क्या डिस्कस करूँ, प्रियम्बल में एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं देखिए ये सब सॉल्व करा रहा हूँ ना, इसके बाद अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तो ये जितना भी एक्सप्लेनेशन है ये एक क्वेश्चन में प्रीवियस, ये देखिए एक क्वेश्चन में ले आऊँगा, एक क्वेश्चन को ये टॉपिक जितना भी है पूरा टॉपिक को 1 घंटा 1.5 घंटा जितना लगे, जैसे प्रियम्बल यहाँ पे मेंशन है तो प्रियम्बल को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड इज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कितना बार मैंने कहा है, देखिए प्रीवियस ईयर में बताया है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, कि लिमिटेड पावर सप्लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि लिमिट के अंदर ही कुछ भी करना है, लिमिट से क्रॉस जाओगे तो जुडिशरी आपको रोकेगा ही, ठीक है। इसीलिए इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी इसीलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाइएगा तो आपको रोकेगा, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है। लिमिटेड गवर्नमेंट 2-3 बार मैंने इससे पहले भी बता दिया, ठीक है। देखिए अदर देन द फंडामेंटल राइट, which one of the following part of the Constitution of India reflected the principle of provision of the Universal Declaration of Human Rights, ठीक है। ह्यूमन राइट का मेंशन तो फंडामेंटल राइट में है, प्रियम्बल में मेंशन है क्या, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी मेंशन है। इक्वालिटी आता है कि नहीं ह्यूमन राइट में, आता है, ठीक है। डीपीएसपी आता है कि नहीं, आएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आएगा कि नहीं, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये तीनों के तीनों जो है, ये देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कुछ सेक्शन लिखा हुआ है वही बताया गया है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है नालसा से रिलेटेड, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। नालसा से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंडिया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइडेड फ्री लीगल एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन, किसको किसको प्रोवाइड किया जा सकता है, देखिए पर्सन एंड एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, ठीक है, देखिए ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, याद करके रखिए, ओबीसी, ओबीसी और सीनियर सिटीजन, ठीक है, इन दोनों को अलाउ नहीं है, ठीक है। एससी, एससी और एसटी को सिर्फ प्रोवाइड, ठीक है, एससी एसटी को प्रोवाइड है, चिल्ड्रेन को प्रोवाइड है, वुमेन को प्रोवाइड है, लेकिन सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड नहीं है, वो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, और कौन कौन लोग हैं, देखिए यहाँ पे देखिए विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग, बेगर, वुमेन है, चिल्ड्रेन है, देखिए मेंटली इल है, अदरवाइज डिसेबल पर्सन है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है, पर्सन इन रिसीव एनुअल इनकम लेस देन अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, वही प्रोवाइड किया है 1 लाख रुपये, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर है वो सिर्फ दिल्ली में मिलता है, पूरा इंडिया में नहीं है अभी, ठीक है, दिल्ली में, इसीलिए स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।